हेलो, हाय गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से यूट्यूब पर आप सबके समक्ष। और डाइट की ये जो क्लास होगी, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट की, ये होगी हमारी दूसरी क्लास। ये क्लास कितने दिनों तक चलेगी, कितने एपिसोड्स होंगे, वो मुझे भी नहीं पता है। कोशिश करूँगी कि इसको क्लियर करूँ, जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो सकता है हो जाए जल्दी भी, और हो सकता है टाइम भी लगे। तो मैं इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आपका है पीरियड, इतना अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं शायद दोबारा, और मुझे भी मौका नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से सामने आकर के और बात करने का। तो इस दौरान मैंने ये विचार किया कि कम से कम पॉइंट और ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन डाइट वगैरह का एक जगह पर कंपाइल करके अगर मैं आपको बता दूं थोड़ी थोड़ी बातें, बहुत डिटेल में तो न तो बताने का मतलब है, न समझने का मतलब है। तो थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी चीज़ें, तो वो आपके जीवन में बहुत काम में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जुड़े जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर एक्यूप्रेशर के मर्मज्ञ हैं, जानने वाले हैं, जिज्ञासु हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो वो जहाँ भी आगे जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि जहाँ भी ये जाएं तो कम से कम पेशेंट वगैरह देखेंगे। तो जब ये डाइट वगैरह का उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पेशेंट को बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्स दे पाएंगे। इसीलिए मैं डाइट पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और आप लोगों से एक निवेदन भी करूँगी कि आप बस सुनते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा। कमेंट के रिप्लाई का वेट करते जाइएगा, क्योंकि मैं रिप्लाई कब करूँगी मुझे नहीं पता। और रिप्लाई मैं अगर नहीं करती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं क्लास में उसको ज़रूर टेकअप करने वाली हूँ। तो ये बातें मन से निकाल दीजिएगा अगर मन में हो कि अगर मैं आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उनका जवाब नहीं देती। जवाब नहीं देती का मतलब है कि आपका वो जो भी आपने पूछा है वो कभी न कभी किसी न किसी क्लास में मेरे वो पूरा कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, राइट? तो आज मैं आपसे बात करूंगी, पिछली बार बात किया था कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसका मतलब क्या हो गया था कि आपको उचित प्रकार से आहार यानी डाइट, विहार यानी वॉक, यथा योग्य कर्म यानी जो भी आप काम करते हैं वो यथा योग्य होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं, ये होना चाहिए। उसके अलावा आपका नींद, सोना और जागना, ये सब कुछ अगर प्रॉपर है तो आप स्वस्थ होंगे। आयुर्वेद में भी कहा गया, सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि सम दोष सम अग्नि हो मल क्रिया सुचारू। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, करेक्ट हैं, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, दीपक त्यागी जी ने लिखा, बहुत सुंदर मुझे दिख गया कमेंट्स में, कि मर्मज्ञ तो नहीं है हम, जिज्ञासु कह सकते हैं। वेरी करेक्ट। मर्मज्ञ मेरी तरफ से तो मैं कहूँगी ना कि आपने सीखा है, अच्छा सीखा है। यहाँ से खेमका सर के आप स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं, तो मर्मज्ञ तो मैं कहूँगी। आप अपने आप को जिज्ञासु मान रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, अच्छा है। लेकिन मेरी तरफ से आप सब मर्मज्ञ हैं, क्योंकि आपने उस मर्म विशेषज्ञ से ज्ञान अर्जित किया है जो अब लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। कहाँ पाएंगे उनको? तो मैंने यही बात की थी कि क्या क्या चीज़, आहार, विहार, नींद, सोना और जगना, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल अगर बैलेंस में हैं तो हमें बीमारी आ ही नहीं सकती। अब ये कैसे हम इसको सीखें कि किस समय उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देखिए, जब तक आप किसी को क्यों नहीं बताएंगे तब तक वो कन्विंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका ह्यूमन ब्रेन है ना, वो एनालिटिकल होता है।
अगर हम आपसे कह दें कि आप इसको मत करिएगा तो आप उसको ज़रूर करेंगे। अगर हम आपको ये बता दें कि आप ये काम मत करिए क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा आपका, तो आप समझ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ यू आर सेइंग राइट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो आप मान लेते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी चीज़ को सामने वाले को बताएं तो उसका एक्सक्यूज और उसका डिटेल, मतलब उसको कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए कि ये हुआ तो ये क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए। पूरा एक क्लियर हो जाए अगर, तो फिर वो आदमी दिमाग में बैठा लेता है। और आप में से अगर 2 4 6 भी बैठा लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आइए मैं शुरू करती हूँ आपको कि ये जो आपके अंदर सारा सिस्टम है, इनका अपना प्रॉपर टाइम क्या है और इस समय बॉडी में एक्चुअली क्या होता है। तो इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए नहीं होंगे और ज़्यादा संख्या होगी जो एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं। तो एक्यूप्रेशर में एक होता है ऑर्गन क्लॉक साइकिल, यानी जो आपके ऑर्गन हैं दिन रात काम कर रहे हैं तो उनको भी चार्जिंग के लिए लगाना पड़ता है आपको। जैसे आप मोबाइल दिन भर काम लेते हैं तो उसको चार्जिंग में भी लगा देते हैं कि चार्ज भी होता रहे, काम भी करता रहे। उसका स्पेसिफिक टाइम कुछ लोग बना लेते हैं। अब ज़्यादा यूज़ कर लिया तो जल्दी बैठ जाएगा तो बीच में भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपके ऑर्गन के साथ भी होता है, किस ऑर्गन का क्या टाइम है और उस समय वो क्या काम करता है। आइए हम सब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले टाइम आता है, सुबह से शुरू होता है 3 to 5, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम। ये एक्यूप्रेशर में लंग्स का बताया गया है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ा भी होगा। इस समय हमें क्या करना चाहिए? इस समय सुबह उठ करके अगर हम वॉक पर चले जाएं या प्राणायाम कर लें या मेडिटेशन करने लगें या कुछ भी ऐसी क्रिया करें जिससे आपका लंग एक्सपेंड हो, फैले, तो उससे आपको लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी। और ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में हर जगह क्या करता है? न्यूट्रिशन को भेजने का काम करता है। तो सारा न्यूट्रिशन आपका भेज दिया जाएगा। तो इफ़ यू वेक अप एट 3 to 5, इसके बीच में कभी भी उठ सकते हैं। अगर उठ गए, हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए और वॉक कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? दिन भर आपको एनर्जाइज कर देगा। इसीलिए सुबह सुबह प्राणायाम, ध्यान, इन सब की बात कही जाती है कि सुबह जब सोकर उठिए तो तुरंत दिनचर्या को न भागिए। हाँ, कुछ लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं जिन्हें आँख खुलते ही मोशन के लिए जाना पड़ता है। अदरवाइज जो भी आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है, वॉक कर लीजिए, लंबी गहरी सांसें ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए, कुछ भी करिए, डीप ब्रीथ कर लीजिए। तो उससे लंग्स आपके एक्सपेंड होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में आती है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बनता है। लंग्स के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन आता है, यानी बड़ी आंत, जिसको कोलन कहते हैं। इसका टाइम होता है 5 to 7। आज हम में से अधिकांश लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। कोई कायम चूर्ण खा रहा है, कोई पंचसकार चूर्ण खा रहा है। मैं एडवर्टीजमेंट देखती हूँ तो डायबिटीज़ का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई आई प्रॉब्लम का एडवर्टीजमेंट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन के बड़े उपाय हैं। पंचसकार चूर्ण, पेट सफा और क्या क्या एडवर्टीजमेंट बड़े अट्रैक्टिव वे में वो सिखाते हैं, है ना। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि आज हम में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो कॉन्स्टिपेशन की है। व्हाट इज़ द रियल रीज़न फॉर इट? तो इसका जो रियल रीज़न अगर आप खोजने का प्रयास करेंगे तो देखिए, हमारी स्टमक से लेकर के एलाई तक की लंबी यात्रा है। जो भी आप इधर ट्यूब से डालेंगे वही तो उधर ट्यूब से बाहर आएगा ना। और टाइम, इतना लंबा ट्यूब है, कितना डालें कि वो फिल हो जाए उसके बाद वो निकले? कम है तो भी नहीं निकलेगा। टाइम अगर इधर उधर हो गया तो भी एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जरा विचार करिएगा। आप सबके घर में मेड आती होगी, काम करने के लिए रखा होगा। उसका एक टाइम होगा स्पेसिफिक कि हम 9 बजे आएंगे या हम 10 बजे आएंगे, या जो भी टाइम आप सुबह शाम का देते हैं, दे दिया। अब वो आई और उस समय आप सो रहे हैं तो क्या करेगी? नॉक करेगी, खटखटाएगी आपका दरवाज़ा, और आप सो रहे हैं, आप नहीं जगेंगे, क्या होगा? चली जाएगी। फिर आप दूसरे दिन
उसको बताएंगे कि नहीं भाई ये टाइम है आ जाना, फिर वो आएगी, फिर खटखटाएगी, फिर आप सोते रहेंगे, फिर वो चली जाएगी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहे, अगर लंबा समय हो जाए तो वो क्या करेगी, आएगी क्या उस समय, वो समझ जाएगी कि ये बुला तो लेते हैं हमें इस टाइम पे, लेकिन ये तो इनके सोने का टाइम है और हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। और उसके पास वही समय ही है आपके पास आने का, उसके अलावा उसके पास और भी घर हैं, बहुत सारे काम हैं, केवल वो आपके लिए तो नहीं बैठी रहेगी। अब आप उसको क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बार बार उससे मिन्नतें करें कि भैया कैसे भी करके आ जाओ, आना तो पड़ेगा, हमारा काम रुक रहा है। बहुत कोशिश करेंगे, मिन्नतें करेंगे तो आ जाएगी कभी कभी, लेकिन रेगुलर तो नहीं आ पाएगी। आप चाहते नहीं हमारे टाइम पर आओ, तो जब आएगी भी ना तो पूरे मन से नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आएगी, इधर उधर का काम करेगी, चली जाएगी। अब आइए इसको हम एलआई से कर लेते हैं। 5 to 7 एलआई के पास पूरी भरपूर ऊर्जा मिली हुई है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आया हुआ है इसको वो इवैक्यूएट कर दे, बाहर फेंक दे, निकाल दे, एक्सक्रीट कर दे, एक्सपेल आउट कर दे। लेकिन आप क्या था, आप तो 8 बजे तक सो रहे थे। सोते हुए सारे ऑर्गन हमारे रेस्टिंग जोन में चले जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं। आपको भूख लगी हो, आप सो रहे हैं तो आपको एहसास नहीं होगा, अगर आप उठ के बैठ गए तो ही आपको भूख का एहसास होगा। इसी तरीके से जब सो रहे हैं तो अगर स्टूल कलेक्ट हो भी गया है आपकी बड़ी आंत में तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपके स्टूल कलेक्शन हुआ है और आपको फीलिंग हो रही है, जब तक कि आपकी आंख नहीं खुलेगी और आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। तो आप सो रहे हैं 8 बजे तक, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आएगी नहीं। फिर जब आप उठ के जाएंगे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, अभी तो ये फैशन है कि 10 बजे 12 बजे भी उठते हैं। अब उसके उठने के बाद आप क्या करेंगे, जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। स्टूल तो नहीं आया लेकिन उसके पीछे से आते जरूर उतर के नीचे आ गई। हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, फिशर हो गया, इनर प्रोलैप्स हो गया, ये सारी प्रॉब्लम मुफ्त में मिल जाती है हमें। और जोर लगाया और बैक प्रेशर आया अगर, तो आपकी स्लिप डिस्क हो जाएगी, गैस बनेगी, डकारें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो आपको क्या करना है, टॉक्सिक मटेरियल को अगर निकालना है तो 5 to 7 में उठ जाइए, वार्म वाटर लेकर के थोड़ा सा चाहे तो घाम भी सकते हैं, नहीं तो उस समय तो आपको आ ही जाएगा मोशन, और आप सीधे चले जाएं, कॉन्स्टिपेशन आपका रिलीज हो जाएगा, मोशन क्लियर हो जाएगा और आपको हेल्थ इशू जीवन भर नहीं रहेगा। तो ये आप दोबारा अगर आपको लगता है कि हमारा वर्क शेड्यूल ऐसा है कि हम नहीं उठ सकते हैं सुबह, तो आप 5 to 7 में एक बार उठ जाइए, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद चाहे तो फिर सो जाइए। किसी किसी की नाइट ड्यूटी होती है, उसके लिए मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने ऐसे ही बिगाड़ के रखा है और अपने आप को सही कर सकते हैं तो उनको सही कर लेना चाहिए। अब इसके बाद टाइम क्या आ गया, 7 to 9 के बाद में 9 to 11, सॉरी 5 to 7 के बाद में हमारा होता है 7 to 9। 7 to 9 का जो टाइम है वो हमारे स्टमक का टाइम है, और इस समय यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो पीक पर होती है, हाई एनर्जी होती है, बिल्कुल फ्रेश होता है, सारे जूस वगैरह आ गए होते हैं। इस जूस का हमें उपयोग अगर करना हो तो कुछ भी जूस है या फ्रूट है या पानी वगैरह हल्का फुल्का, बहुत अभी भारी मत करिए, कुछ भी खा लीजिए इस टाइम पर, हल्का सा, कुछ नहीं तो पानी ही पी लिया, वो आप लोग करते भी होंगे उठने के बाद। लेकिन टाइम का ध्यान रखिए कि टाइम होगा हमारा 7 to 9 का। अब इसके बाद इसमें बिग मील मत लीजिएगा। बिग मील का मतलब हो गया जैसे दाल चावल पूरी पराठा ये वो, ये 7 to 9 के अंदर मत लीजिएगा। हल्का फुल्का चीज ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टार्टर आपको देना चाहिए। होटल में अगर आप जाते हैं तो पहले आपको स्टार्टर पूछता कुछ चाहिए क्या, तो अगर आप पानी जूस या कोई भी हल्का फुल्का चीज ले लेते हैं थोड़ी देर पहले, तो वो स्टार्टर का काम करता है, वो एक्टिवेट कर देता है आपका डाइजेस्टिव जूसेस को कि यस आई एम रेडी फॉर यू, कि अब जो भी ये चीजें आप डालेंगे हम लेने को तैयार हैं। अब टाइम आया 9 से 11, इसको कहते हैं स्प्लीन का टाइम। इस समय स्प्लीन रिपेयर होती है और आपकी हेल्थ को मेंटेन करती है। कैसे करेगी, इसमें स्प्लीन क्लीन होती है, ठीक है। अगर इस समय आपने आइडियल चीजें डाल दी
आइडियल टाइम है खाने का। अगर इसमें अच्छा बिग मील आपने ले लिया तो वो स्टमक का टाइम था ही, जूस वगैरह सब रेडी थे, वो आ करके और स्प्लीन और स्टमक की मदद से फूड क्वी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका डाइजेशन एकदम प्रॉपर और बढ़िया हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर हो गया तो आयुर्वेद कहता है रसात रक्तम जायते, कि रस से रक्त बनता है। तो देखिए आयुर्वेद और आपका ये पारंपरिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर कितनी एक दूसरे से मैच करती हैं। इधर बोला रसात रक्तम जायते और यहाँ टाइम क्या हो गया 11 बजे से 1 बजे तक, किसका टाइम है, हार्ट का। रसात रक्तम, रस के बाद रक्त, ऐसे कोरिलेट करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फूड मटेरियल नाउ एंटर द ब्लड स्ट्रीम, जो खा लिया रस बना, अब वो रक्त बनने को तैयार है। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा सारे न्यूट्रिएंट को थ्रू आउट द सिस्टम एंड टेक्स इट्स लिपिड रिक्वायरमेंट। खाना कैसा खाएंगे आप, जो भी खाना खाएंगे अच्छा खाएंगे, वो रूखा सूखा आपका नहीं चलेगा। रोटी जो खाते हैं ना हम, उसमें घी लगा के क्यों खाते हैं, क्योंकि अगर वो रोटी जो होती है ना वो वात होती है, सूखी होती है। अगर आप खाते रहेंगे इसको ज़्यादा दिनों तक तो आपके शरीर में लिपिड की कमी हो जाएगी। इसीलिए इसमें घी लगाने की परंपरा हुआ करती थी। जितनी भी चीज़ें थी बहुत ही साइंटिफिक थी, जिसे हमने जाने अनजाने गंवा दिया है। जिसमें नहीं डालना चाहिए उसमें डालते हैं, जहाँ डालना चाहिए वहाँ नहीं डालते। सब्जी में या इन सब में तो तेल भर देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ लगाना चाहिए उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं जी हम तो सूखी रोटी खाते हैं, नहीं। इवन हार्ट वालों को भी सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए। और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल डिप होना चाहिए, वैसा भी नहीं, लेकिन एक लेयर हल्की सी लगी होनी चाहिए ताकि वो उसके वात को नॉर्मल कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 to 1 के बाद में 1 to 3। उधर हार्ट में चला गया आपका, रस से रक्त बन गया, और उधर जो आपका डाइजेशन हो रहा था, डाइजेशन से अब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एब्जॉर्प्शन का टाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम आ गया। तो जो कुछ भी डाइजेस्ट हुआ था वो अभी आपका एसिमिलेट होने को आ गया है, एसआई में एब्जॉर्ब होने का टाइम आ गया है। अब टाइम क्या हो गया मैंने बताया 1 बजे से 3 बजे तक। अगर आप इस बीच सोचिए कि आप खाना खा लें, लंच कर लें, तो क्या होगा। दिस इज द टाइम फॉर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। और आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपना लंच। तो टाइम है आगे बढ़ जाने का। हमारा खाना इस समय होना चाहिए था, एसआई के पास तक जाना चाहिए था, और अब आप खा रहे हैं तो क्या होगा, डाइजेस्टिव फायर तो आगे निकल गई, शांत हो गई है, काम उसके पास है नहीं। अभी अगर आपने खा लिया तो इंडाइजेशन आपको होगा, आपका पेट फूलने लगेगा, ब्लोटिंग हो जाएगा। तो अगर आप ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं, अगर आप इंडाइजेशन से बचना चाहते हैं, तो ये टाइम जरा सा करेक्ट कर लीजिए। टाइम करेक्ट करते ही आप देखेंगे आधी से ज़्यादा समस्याएं आपकी ठीक हो गई। तो केवल खाना की क्वालिटी घटाने बढ़ाने से ही हेल्थ पर नहीं फर्क पड़ता है, उसकी टेक्निक भी होनी चाहिए कि हम कब खाएं। हाउ टू ईट ही नहीं, व्हेन टू ईट भी आपको उतना ही ज़रूरी होता है। अब 1 से 3 के बाद का देखते हैं टाइम क्या है। 3 to 5 आ गया किडनी, डाइजेस्ट हुआ आपका खाना, उसके बाद रस के बाद रक्त बन गया, हार्ट ने उसको पंप आउट कर दिया थ्रू आउट द बॉडी। बाकी जो सॉलिड मटेरियल बचा वो एसआई में गया, एसआई ने न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को दे दिया। बचा हुआ जो उसका लिक्विड वाला पोर्शन था वो जाएगा किडनी में। क्यों, क्योंकि 3 to 5 टाइम है किडनी का। अब इस समय किडनी क्या करती है, ये पूरा क्लियर करके जो भी आपने खाया है, जो भी उसका ब्लड बना, ब्लड को फिल्टर वगैरह करके बिल्कुल नीट क्लियर, क्योंकि किडनी का केवल काम पेशाब बनाना नहीं है, ब्लड प्यूरिफायर भी है इसका काम। तो ब्लड को प्यूरिफाई वगैरह करके जो बचता है गंदगी वो निकालने को बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो ये ध्यान रहे। इसके बाद में 7 से 9 का टाइम आ गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू। ये टाइम है पेंक्रियास का। ठीक है, पेंक्रियास का चर्चा जल्दी आपको सुनने में नहीं आता है।
तो ये पेंक्रियाज का टाइम है। अब ये क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट आपने लिया है वो आपकी कैपिलरीज में जाएगा, पतली पतली नलियों में जाएगा, ईच इंडिविजुअल सेल में जाएगा, यानी लिम्फेटिक्स में जाएगा। जो आपके सफाई के लिए तंत्र बने हुए लिम्फेटिक सेल्स, उस लेवल तक जाएगा। और कैसा होना चाहिए इस समय हमारा, जो भी आपने लिक्विड लिया, पानी वगैरह ले करके आपका ब्लड बिल्कुल एकदम पतला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी उसकी विस्कोसिटी नॉर्मल होनी चाहिए, गाढ़ापन होना चाहिए, वैसा हो तो बेटर है। अगर आप प्रॉपर वे में इसका ध्यान नहीं रखते हैं और इस समय आप गौर कर लीजिएगा, अगर आपको कुछ मीठा खाने की आदत है, 7 से 9 में रात के खाने में मीठा खाने की आदत है, तो क्या करेगा, इट कॉजेज योर लोअर बैक पेन। और ऐसा मैंने ना कई पेशेंट में देखा है, जब वो कमर दर्द बताते हैं कि पता नहीं क्यों हमें बड़ा कमर दर्द होता है, तो मैं कभी कभी पूछती हूँ उनसे कि आप रात के खाने में मीठा तो नहीं खाते? बोले नहीं, मीठा तो हमें ज़रूर चाहिए। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आप रात के खाने में मीठा खाते हैं 7 से 9 में विशेष रूप से, तो ये पेंक्रियाज को वीक कर देता है, क्योंकि ये जो टाइम है वो पेंक्रियाज के रिपेयर होने का, मेंटेन होने का टाइम है। और अगर आपने इसमें लापरवाही करी तो ये क्या करेगा, पेंक्रियाज से रिलेटेड एक बीमारी होती है डायबिटीज़, तो वो डायबिटीज़ को भी कॉज कर सकता है। और जनरली आज खाया तो आज नहीं डायबिटीज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपको सीधे सीधे लो बैक पेन के रूप में संकेत देना शुरू कर देता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो 11 से 1 का टाइम आ गया, रात हो गई। 11 से 1 का जो टाइम होता है वो इनिशियल क्लींजिंग का टाइम होता है शरीर में। अच्छा, आप अपने घर की सफाई कब करते हैं? जब ज़्यादातर लोग घर में होते हैं तब, या जब सब हट जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जो भी आप टाइम चूज करते हैं वो ऐसा टाइम होता है कि जिसमें ज़्यादा लोग चल ना रहे हों, नहीं तो आप इधर सफाई करेंगे, उधर पैरों से फिर गंदगी आ जाएगी। तो रात में 11 से 1 का टाइम जो है वो इनिशियल क्लींजिंग है टू ऑल टिश्यू, प्रोसेसेस कोलेस्ट्रॉल और इन्हेंसेस योर ब्रेन फंक्शन इवन। ये टाइम 11 से 1 का ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का है, सारी क्लींजिंग टिश्यू का, टिश्यू वगैरह का, जो आपके सेल्स वगैरह उनकी क्लींजिंग करने का है, ब्रेन के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का है। अगर आप, और ये कब होगा, जब आप रेस्ट मोड में होंगे। अगर 11 बजे आप सो जाते हैं, 11 से 1 का टाइम गॉल ब्लैडर का है, तो ये जो पीरियड है ये आपके जितने फंक्शन मैंने बताया उसको करेगा। और अगर आप जगे हुए हैं इस समय पर, तो ये क्या करेगा, ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को इम्बैलेंस कर देगा। फिर इससे क्या होगा, जब वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस होगा, तो देखिए वात से होती है कितने प्रकार की बीमारियां, 80 प्रकार की। पित्त से होती हैं 40 प्रकार की, कफ से होती हैं 20 प्रकार की। आप सोचते होंगे कफ वाला तो मजे में है, नहीं, वात वाली संख्या ज्यादा है, इजिली क्यूरेबल है। पित्त वाली संख्या मॉडरेट है, कठिन है ठीक होना। कफ वाली संख्या में कम है, लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली है। तो ये वात, पित्त, कफ को बिगाड़ देता है। जब ये सबसे ज्यादा बिगाड़ता है पित्त को, उसके बाद फिर वात और कफ को। तो अगर पित्त दोष इम्बैलेंस होगा तो उसका पहला लक्षण होगा सिर दर्द। तो माइग्रेन की समस्या आप देखेंगे कि खूब ज़्यादा होती है। रात रात भर जगते हैं, माइग्रेन होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, सुसाइडल टेंडेंसी होता है, बाद में इंसोम्निया होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। आई की इशू हो गई, आँखें कमज़ोर होने लगी, आँखों से नहीं दिख रहा है, नींद नहीं आ रही, रात रात भर जग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिससे हमें डरना चाहिए, अगर आप इस समय तक जगते हैं तो ये फास्ट एजिंग करता है, क्योंकि रिपेयर हो नहीं रहे टिश्यू हमारे, ओल्ड के ओल्ड हैं, और जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे उनकी सफाई नहीं हो पाएगी, तो हमारी एजिंग फास्ट हो जाएगी। तो आप 20 साल की उम्र में ही 40 के दिखने लगते हैं। और आपने ये गौर किया होगा, स्टूडेंट्स में बाल पता चला बीच के गायब हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, अजीब सा हो गया, पेट बाहर आ गया। देखने में ही वो बताते हैं कि भाई हम 20 साल के हैं, 25 के हैं, लेकिन सामने वाले को विश्वास होता ही नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है।
तो इन बातों का ध्यान रखें कि इस समय अवश्य सो जाएं। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, हमारा नेक्स्ट है 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम। 1 से 3 बजे तक का टाइम होता है हमारे लीवर का। लीवर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, आपको पता ही होगा कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। क्यों है? और इसका काम बहुत ज़्यादा है, एक साथ ये 500 केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इसके पास ना हो। अगर केवल लिवर के बारे में ही बोलना हो तो इतना इम्पोर्टेंट है ना कि 2-2, 3-3 घंटे आप लगातार केवल लिवर पे बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास इतने सारे गुण हैं। उसके गुणों की चर्चा करते आप थकेंगे नहीं। फिलहाल आपको बताऊं कि मेन क्या है, क्लींजिंग ऑफ ब्लड। ये आपके ब्लड को क्लींज करेगा। प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, क्योंकि ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ड्रग एनालाइजर भी है, आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, क्या है वो, उसकी भी एनालिसिस करता है। तो अगर आप इस समय जगे रहे और ठीक से आपने रेस्ट नहीं किया तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो स्लीप साउंड इन दिस पीरियड और एल्स डाइजेस्टिव सिस्टम गोज वर्स। अगर आप इस समय तक जगे रहते हैं तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी और आप लाख दवा करते, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले बिगड़ेगा, खूब गैस बनेगी, खूब डकार आएगी, खूब परेशानियां होंगी। आप भागते रहेंगे डॉक्टर के यहाँ कि हम कैसे करें, क्या करें, हम इतना चूरन खाते हैं, हम इतना पानी पीते हैं। लोग बताएंगे हम तो 3 दिन 4-4 लीटर पानी पीते रहते हैं, खूब पानी पीते हैं, लेकिन हमारा पेट ही साफ नहीं होता। तो ये कुछ उसके फैक्टर हैं कि आपका आहार उचित नहीं है, आहार की टाइमिंग उचित नहीं है कि क्या उसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए, फिर उसकी क्वालिटी उचित नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन उचित नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब किसके साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपने रॉन्ग कॉम्बिनेशन का कुछ फूड खा लिया, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन बातों को आशा है कि ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। अब एक सवाल आया था कमेंट में, उसका मैं अभी आंसर दे देती हूँ। कि सवाल ये था कि मैडम आपने बताया है कि खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर लोग बोलते हैं कि खाना खा के पानी तुरंत पी लीजिए, बाद में मत पीजिए। तो देखिए, मैं किसी को गलत या अपने आप को सही नहीं कहती हूँ, और ये जितनी बातें मैं बोलती हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं बोलती हूँ। मेरी जितनी भी बातें होती हैं वो ऑथेंटिसिटी, मैं ये नहीं कह रही कि जो सामने वाले वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये जो मैं बातें बताती हूँ वो चरक से या सुश्रुत से या बागभट्ट जैसी जो ग्रंथ हैं उनके अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, उनमें जो लिखा होता है, या आयुर्वेद की और भी जो अन्य ग्रंथ हैं, माधव निदान है, भाव प्रकाश है, उसमें अगर कुछ मैंने पढ़ा होता है तो उसके अनुसार मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे सुनेंगे तो बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलने लगेंगे और आप फिर दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, परेशानी नहीं हो, इसीलिए मैं आपको जो चीज़ें हमें अप्रोप्रिएट और ठीक लगती हैं, समझ में आती हैं और कहीं ऐसी इम्पोर्टेंट जगहों पे मिलती हैं, तो उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आशा है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं इसी तरीके से डाइट पर ही फिर चर्चा करती रहूँगी, और मैं तब तक करती रहूँगी जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, कितने में कंप्लीट होगा देखते हैं, लेकिन जो भी है उसको अपने मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव। नमस्कार।